नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के कुछ अहम महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, स्पर्श द्वारा जुलाई के महीने में बहुत सारे केसेस को क्लियर करते हुए ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान किया गया है। जी हां, जैसे आप इस 2 नंबर पॉइंट में आप देख पा रहे हैं, किसी पेंशनर को अगर 1,45,946 का भुगतान हुआ है तो किसी को 14,594, किसी को 1,04,796, तो किसी को 30,390 रुपए, तो किसी को 1,40,826 रुपए, तो किसी को 55,246 रुपए अभी जुलाई के महीने में। और सभी के सभी पेंशनर्स सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए। जी हां दोस्तों, इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ बेशक 8वां पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना भी हो दोस्तों, इसका देरी से भुगतान होना तय है, क्योंकि आप सबको पता है पे कमीशन अभी अपना काम कर रहा है। रिकमेंडेशन बनाने के लिए मीटिंग्स का दौर चल रहा है। ऐसे में सरकार ने भी पे कमीशन को 18 महीने का समय दिया है, जिसका महज अभी 7-8 महीना निकल चुका है। इसके अभी भी 8-10 महीने बचे हुए हैं। तो ऐसे में अब यह दिख रहा है कि अगर देरी से भुगतान होगा तो ज्यादा पीरियड का एरियर बनेगा। और अमूमन हमने देखा है, चाहे ओआरओपी 1 की बात करें, ओआरओपी 2 की बात करें, हमने यह देखा है कि जब भी एरियर का अमाउंट ज्यादा बनता है तो सरकार उसको किस्तों में भुगतान करती है। और 8वां पे कमीशन का भी आगे आने वाले समय में अगर अच्छा खासा एरियर बने तो किस्तों में भुगतान होना लगभग तय मान लीजिए। तो इसको लेकर के आगे आपको पूरा शेड्यूल बताऊंगा कि कब तक रिपोर्ट सबमिट हो सकता है, कब तक आपको पहला किस्त मिल सकता है, कब तक गवर्नमेंट द्वारा उसको अप्रूवल मिल सकता है। सभी चीजें जस्टिफाइड तरीके से, क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण भी मैं बताऊंगा दोस्तों। जी हां, पूरा डिटेल्स आगे आपको स्लाइड के जरिए समझाऊंगा। 8वां पे कमीशन का एरियर का भुगतान का टाइमलाइन समझेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 687, जो कि सबसे लेटेस्ट सर्कुलर है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर, अभी जून के महीने का सर्कुलर है। इसको लेकर भी कुछ एरियर को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन इस सर्कुलर में किया गया है, वो भी आगे जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ हो सकता है आपका कुछ पार्ट टू ऑर्डर्स को कैंसिल करके, नए पार्ट टू ऑर्डर्स को एडजस्ट ना करके आपका पीएओआर ने डेबिट बैलेंस क्रिएट कर दिया हो, और आपका उसके बाद जितना भी एंटाइटलमेंट है, चाहे आपका इनकेसमेंट का लीव एंटाइटलमेंट हो, एलटीसी का हो, ट्रांसफर ग्रांट का हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का हो, वो सारा का सारा डेबिट बैलेंस एडजस्टमेंट में ना लगा दिया हो। यह बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। कहने का मतलब है, हो सकता है आपका पीओआर में कुछ पैसा बन रहा हो, लेकिन उसको किसी पार्ट टू ऑर्डर को कैंसिल दिखा करके उसको उधर ही एडजस्ट ना कर दिया हो। इसको लेकर के एक लेटर के जरिए आपको पूरा डिटेल समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इन जानकारियों को लेकर के सबसे पहले नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के जारी हुआ पीसीडीए का नया सर्कुलर नंबर 687 क्लियर कर दिया एरियर को लेकर। जी हां दोस्तों, एरियर को लेकर के पीसीडीए ने नया सर्कुलर जारी किया है नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर को लेकर। और नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर कोर्ट केस करने वालों को कब तक का मिलेगा और नहीं करने वालों को कब तक का मिलेगा, इस चीज को क्लैरिफाई किया गया इस सर्कुलर में। चलिए सर्कुलर देख के समझते हैं दोस्तों। ये सामने आप पीसीडीए का सबसे लेटेस्ट सर्कुलर देख पा रहे हैं। 25 जून 2026 का ये सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 687। और ये सर्कुलर जारी किया गया है दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। जी हाँ, खास करके नोशनल इंक्रीमेंट का एरियर कब से लागू होगा उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन करते हुए ये सर्कुलर जारी किया गया है। क्योंकि जो है नोशनल इंक्रीमेंट को लागू किए जाने के बावजूद भी कई सारे पेंशनर्स नोशनल इंक्रीमेंट को लेने के लिए, उसका पुराना एरियर को लेने के लिए कोर्ट में केस कर रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में क्लैरिफिकेशन लागू करते हुए ये सर्कुलर जारी किया गया दोस्तों। और इस सर्कुलर के तहत पीसीडीए ने कुछ चीजें क्लैरिफाई कर दी हैं। अब पीसीडीए ने जो क्लैरिफाई किया है वो इस तरीके से है दोस्तों कि 2024 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जितने भी केस किए गए हैं उन केसेस में उनको पुराना एरियर नहीं मिल पाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले जितने भी केसेस हो गए, जितने भी केसेस में जजमेंट आ गए, उनको तो बेशक उनका केस दायर करने से 3 साल पुराना एरियर मिल जाएगा। लेकिन उस जजमेंट के बाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आ जाने के बाद जिन्होंने भी कोर्ट केस किया है उनको केवल मई 2023 से ही एरियर मिलेगा।
यानी कि जो नॉर्मल बगैर केस करने वालों का जिस तरीके से भुगतान होगा उसी तरीके से केस करके जीतने वालों का भी भुगतान होगा। ये यहां पर क्लैरिफाई कर दिया गया है पीसीडीए की तरफ से इस सर्कुलर के जरिए। यानी कि नोशनल इंक्रीमेंट तो 31 दिसंबर या 30 जून के रिटायरी को मिलेगा, लेकिन अगर उन्होंने केस करके भी हासिल किया ये नोशनल इंक्रीमेंट, लेकिन उनका केस करने का डेट माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के डेट के बाद का डेट है, तो उनको जो एरियर मिलेगा वो मई 2023 से ही मिलेगा। लेकिन जिनका भी जजमेंट उससे पहले आ चुका हो, यानी कि या तो फिर केस दायर जो है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट से पहले कर दिया गया हो, तब उनको उनका केस करने से 3 साल पीछे का एरियर नोशनल इंक्रीमेंट में मिल सकता है। इसी क्लैरिफिकेशन को इस सर्कुलर के जरिए पीसीडीए ने जारी किया है दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श से जुलाई 2026 में ताबड़तोड़ एरियर का भुगतान 1,45,946 रुपए, 14,594 रुपए, 1,04,796 रुपए, 30,390 रुपए, 1,40,826 रुपए, 55,246 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए बहुत सारे पेंशनर्स का जुलाई के महीने में स्पर्श द्वारा भुगतान किया गया है। अब जब मैं इस तरीके से एरियर की बात करता हूं तो बहुत सारे पेंशनर्स कमेंट भी करते हैं कि आप एरियर की बात तो करते हैं, मुझे नहीं मिला, हमें तो मिला नहीं, जब हमें मिलेगा तब जाने। लेकिन दोस्तों, आप निरंतर वीडियोस अगर देखते रहेंगे तो किसी दिन हो सकता है आपके लिए जो एंटाइटल चीज है वो भी आपको जानकारी मिले, क्योंकि हर चीज हर पेंशनर को एंटाइटल नहीं होता है। हर चीज हर स्कीम जो है हर पेंशनर को लागू नहीं होता है। तो जो आपके लिए लागू है वो अगर आपने पाना है तो निरंतर जानकारियां देखते रहना पड़ेगा दोस्तों। अब ये जो भुगतान हुए हैं अभी जुलाई के महीने में भुगतान हुए हैं, और ये एफएमए का एरियर था, ये देखिए 1,45,946 रुपए का। साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट का 14,594 रुपए का एरियर था, और पेंशनर को ओआरओपी 1 7वां पे कमीशन ओआरओपी 2 और 3 का 1,04,796 रुपए का एरियर मिला। साथ ही साथ एडिशनल पेंशन का 30,390 रुपए का ये एरियर एडिशनल पेंशन का था। इसके साथ ही 1,40,826 रुपए का 631 सर्कुलर का एरियर था। 55,246 रुपए का एरियर नोशनल इंक्रीमेंट का था। तो इस तरीके से अलग अलग एंटाइटलमेंट के अलग अलग सर्कुलर्स के एरियर का भुगतान पेंशनर्स को लगातार हो रहा है। पिछले कई वर्षों से, कई सालों से सैनिक पाठशाला के साथ जो पेंशनर्स जुड़े हुए हैं, उनमें से जिनको भी जो चीजें लागू हैं उसको लेकर के मैं गाइड करता हूं, और पेंशनर्स को एरियर का भुगतान होता है। तो आपको भी अगर डाउट है कि कोई चीज आपको लागू है, नहीं मिला हुआ है, या आपका पेंशन का एंटाइटलमेंट जितना है उससे कम आपको पेंशन मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में आप भी मेरे साथ व्हाट्सएप के जरिए सवाल जवाब कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के बाद मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस देखिए, उसमें मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए वीडियोस आपको मिलेंगे। फिर उन वीडियोस से आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज के जरिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको आपका एंटाइटलमेंट चेक करके आपको बताऊंगा कि क्या आपको लागू हो सकता है, क्या आपको लागू नहीं हो सकता है, और आपको आगे उस चीज को पाने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है उसका भी गाइड मैं करूंगा दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। और अगली जानकारी है इनकेसमेंट फाइनल का पार्ट 2 ऑर्डर कैंसिल करके सभी के सभी एरियर को डेबिट बैलेंस एडजस्टमेंट में लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, पीएओआर में अजीबोगरीब इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं। पीओआर में रिकॉर्ड ऑफिस ने तो काम करके भेज दिया, रिकॉर्ड ऑफिस ने पार्ट 2 ऑर्डर भी करके भेज दिया, लेकिन पीओआर ने उसको डॉल्फिन सिस्टम में पेंडिंग कर दिया, जिस वजह से पेंशनर का डेबिट बैलेंस क्रिएट हो गया। और डेबिट बैलेंस क्रिएट होने के बाद जितने भी उनके बाकी के पार्ट 2 ऑर्डर हैं, चाहे ट्रांसफर ग्रांट के हों, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के हों, चाहे लगेज क्लेम का कंटीजेंट बिल हो, चाहे ट्रांसफर ग्रांट हो, कुछ भी हो, रिस्क अलाउंस हो, कुछ भी हो, सीईए हो, सभी के सभी को डेबिट बैलेंस एडजस्ट करने में लगा दिया। जी हां, ऐसा एक लेटर के जरिए जानकारी सामने आई है। चलिए उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर देख पा रहे हैं। इस लेटर के जरिए पीएओआर ने क्या कारनामा किया है वो पता चलता है। दोस्तों, पीएओआर ने इनकेसमेंट फाइनल का पार्ट 2 ऑर्डर को डॉल्फिन सिस्टम में पेंडिंग कर दिया, उसको कैंसिल करके रख दिया, उसको पेंडिंग रख दिया, और उस पार्ट 2 ऑर्डर के कैंसिल हो जाने के बाद पेंशनर का जब डेबिट बैलेंस का केस निकलता है, क्योंकि इनकेसमेंट फाइनल में जो भी पैसा उनको पेमेंट हो गया वो पार्ट 2 ऑर्डर पेंडिंग होने की वजह से पार्ट 2 ऑर्डर
कैंसिल हो जाने की वजह से वो पैसे सारे के सारे डेबिट में चले गए, जिस वजह से वो पार्ट टू ऑर्डर प्रोसेस ना होने की वजह से उसके बाद जितने भी उनके क्लेम थे, रिस्क अलाउंस का क्लेम, ट्रांसफर ग्रांट का क्लेम, सीईए का क्लेम, ये सारा का सारा क्लेम उसी डेबिट बैलेंस को एडजस्ट करने में उधर लगा दिया। इसका मतलब है जो रिस्क अलाउंस का पैसा पेंशनर को मिलना था, जो ट्रांसफर ग्रांट का पैसा पेंशनर को मिलना था, जो सीईए का 2022-23 का पैसा पेंशनर को मिलना था, उसका भुगतान नहीं किया और इनकेसमेंट फाइनल वाला जो 300 दिन का छुट्टी का पैसा था उसको कैंसिल करके बैठा। यहां देखिए, आप देखिए, द अमाउंट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड ड्यू टू योर IRLA इज रनिंग विथ डेबिट बैलेंस अगेंस्ट कैंसिलेशन ऑफ द ओल्ड एनकेसमेंट फाइनल पार्ट टू ऑर्डर। यानी कि पुराना जो एनकेसमेंट फाइनल का पार्ट टू ऑर्डर है वो कैंसिल हो गया था, जिस वजह से जो भी भुगतान उनको इनकेसमेंट फाइनल का हो गया वो सारा डेबिट बैलेंस में चला गया। अब रिकॉर्ड ऑफिस के तरफ से दूसरा एनकेसमेंट फाइनल का पार्ट टू ऑर्डर प्रोसेस करके पीओआर में भेजा गया, लेकिन पीओआर ने उसको पेंडिंग में रख दिया, जिस वजह से उसके बाद जितने भी बाकी के एरियर बन रहे थे, रिस्क अलाउंस, ट्रांसफर ग्रांट, सीईए, उन सभी को पेंडिंग में रखते हुए उनको डेबिट बैलेंस में दोस्तों एडजस्ट कर दिया। लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस में इस लेटर के जरिए रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर को इंस्ट्रक्शन दिया, ये देखिए कि हमने ऑलरेडी इनकेसमेंट फाइनल का पार्ट टू ऑर्डर 2023 में कर दिया था, जिसको आपने डॉल्फिन सिस्टम में पेंडिंग रखा, ये चीजें यहां लिखा हुआ है। तो कृपया ये सारे के सारे जो भी इनकेसमेंट फाइनल का पार्ट टू ऑर्डर है उसको प्रोसेस करें, साथ ही सीट रोल का भी कॉपी भेजा गया है, उसको प्रोसेस करें और इनकेसमेंट फाइनल की वजह से जो डेबिट बैलेंस हो रहा था उसको एडजस्ट करें और पेंशनर का जो भी रिस्क अलाउंस, ट्रांसफर ग्रांट, सीईए का पैसा बचा हुआ था जो पेंशनर को मिलना था उसका भुगतान कर दें। ये चीजें लिखते हुए रिकॉर्ड ऑफिस ने ये लेटर पीओआर को भेजा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आप अगर सही जानकारी के साथ अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं करेंगे तो आपका कोई पुराना पार्ट ऑर्डर को कैंसिल करके उसको डॉल्फिन सिस्टम में एडजस्ट ना करके, अगला जो कैंसिल होने के बाद जो नया पार्ट ऑर्डर गया है उसको डॉल्फिन सिस्टम में एडजस्ट ना करके उसके बाद के जितने भी पार्ट ऑर्डर डॉल्फिन में गए हैं उनको सभी को डेबिट बैलेंस एडजस्टमेंट करने में ना लगा दिया हो। इसलिए आपका भी अगर कोई पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम का पेंडिंग है, कोई भी आपको पीओआर से मिलने वाला पैसा पेंडिंग है, तो आपको अपनी तरफ से बार बार ग्रीवेंस डालना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसे पेंडिंग चीजें क्लियर होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 8वें पे कमीशन को लेके बात करते हैं। 8वें वेतन आयोग में 4 किस्तों में होगा एरियर का भुगतान। 2029 के चुनाव के समय आखिरी किस्त मिलेगा। क्या ऐसा होने वाला है? आप क्या मानते हैं दोस्तों जनवरी 2026 से ही 8वां पे कमीशन हमें लागू है, लेकिन अभी तक तो रिकमेंडेशन बनाने का ही काम चल रहा है और लगभग शायद और 1 साल के आसपास पे कमीशन को अपना रिकमेंडेशन तैयार करने के लिए समय लगेगा। क्योंकि पिछली बार के पे कमीशन की अगर बात करूं तो 7वें पे कमीशन को 18 महीने का समय दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी बीच में समय और बढ़ाया भी गया था। जी हां, अगर ऐसा हुआ तो पे कमीशन लागू होने में देरी हो जाएगा। बेशक हमें फिटमेंट फैक्टर कितना भी मिले, बढ़ोतरी कितना भी % का हो, लेकिन जो भी पूरा एरियर बनेगा, ज्यादा समय का एरियर होने की वजह से एरियर का अमाउंट ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में क्या वो पूरा का पूरा एरियर हमें एक किस्त में मिल जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि दोस्तों हमने पिछले कई सालों में देखा है, चाहे OROP 1 का एरियर हो, 2 का एरियर हो, बड़े बड़े एरियर जब भी सरकार ने भुगतान किया है तो उसको किस्तों में भुगतान किया है। अब यहां पर कुछ पेंशनर्स ये भी सवाल करेंगे, कुछ व्यूअर्स ये भी सवाल करेंगे कि आपको कैसे पता कि एरियर मिलेगा? क्या आपको ये गारंटी दे सकते हैं कि सरकार एरियर देगी? सरकार हो सकता है जब डिक्लेयर करे पे कमीशन को तब से बढ़ोतरी लागू करे, 2026 से ना दे, ऐसा भी कोई सवाल उठाते हैं। लेकिन हम बात करते हैं पिछले पे कमीशन के बेस पर। आप 6ठा पे कमीशन देखें या 7वां पे कमीशन देखें, जब भी पे कमीशन जाके देरी से लागू हुआ, 6ठा पे कमीशन में तो 2008 के आखिर में जाकर के लागू हुआ, 7वां पे कमीशन में 2016 के आखिर में लागू हुआ था। तो ऐसे में जब भी भुगतान किया गया, 2006 से ही भुगतान किया गया या 2016 से ही भुगतान किया गया, तो ऐसे में 8वां पे कमीशन भी 2026 से ही भुगतान होगा। ये इसका तर्क है, इसका जस्टिफिकेशन है, क्योंकि पिछले पे कमीशनों में ऐसा हुआ है। तो ऐसे में अगर 2026 जनवरी से एरियर बने और इसका भुगतान देरी से 2028 के आसपास हो तो एरियर का अमाउंट अच्छा खासा बनेगा। बढ़ोतरी कम भी हो तब भी एरियर ज्यादा बनेगा, क्योंकि 2 साल के आसपास का एरियर होगा। तो ये जो टोटल एरियर बनेगा, क्या सरकार एक ही किस्त में भुगतान करेगी?
मेरे ख्याल से तो नहीं करेगी, हमने पीछे रिकॉर्ड देखे हैं। और सरकार हमेशा ऐसी चीजों को मोटा अमाउंट जब भी रिलीज करती है तो अपना चुनाव में उसका फायदा भी देखती है। चाहे कोई भी सरकार हो, कभी भी कुछ भी पेमेंट भुगतान करे, सरकार चुनाव का फायदा जरूर देखती है। आप छोटे छोटे डीए के डिक्लेरेशन में ही देख लीजिए, डीए का डिक्लेरेशन भी चुनाव से पहले होना, उसका एरियर चुनाव से पहले मिलना, ऐसा हमने एग्जांपल्स देखे हैं। तो और 8वां पे कमीशन का भी डिक्लेरेशन का भी अगर समय आप देखेंगे तो उसमें भी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए डिक्लेरेशन किया गया, कमिटी बनाई गई। तो ऐसे में आने वाले समय में मैंने एक शेड्यूल यहां तैयार किया है, आप अगर सहमति रखते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, अगर सहमति नहीं भी रखते हैं तब भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको जस्टिफिकेशन सही लगता है या नहीं लगता है। अब देखिए, मेरे हिसाब से अब सबसे पहले तो वेतन आयोग का डिक्लेरेशन जो हुआ वो जनवरी 2025 में हुआ, और दिल्ली के जो चुनाव थे, दिल्ली के असेंबली विधानसभा के चुनाव, उससे ठीक पहले पहले हुआ। ये एक दिल्ली इलेक्शन के साथ मिलता जुलता हमें देखने को मिला, टाइमिंग ऐसा देखने को मिला। आगे नवंबर 2025 में नोटिफिकेशन निकाला गया जो बिहार चुनाव के ठीक पहले पहले हमने देखने को मिला हमें। उसके आगे दोस्तों, अब आगे एक्सपेक्टेड डेट है मेरे हिसाब से क्या हो सकता है वो मैं बताने जा रहा हूं। रिपोर्ट का सबमिशन, चूंकि पे कमीशन को 18 महीने का समय दिया गया है और पिछले पे कमीशन ने 18 महीने के बावजूद भी समय का एक्सटेंशन किया था, तो ऐसे में अगर चुनावों को भी मद्देनजर हम रखें तो क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से फरवरी/मार्च 2027 में जाकर के रिपोर्ट सबमिट होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो मार्च 2027 के महीने में गोवा के, मणिपुर के, पंजाब के और उत्तराखंड के चुनाव आ रहे हैं दोस्तों, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के भी चुनाव मई के आसपास होने के चांसेस हैं। तो मेरे ख्याल से फरवरी/मार्च 2027 में रिपोर्ट सबमिट करने का काम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगला, अब गवर्नमेंट भी नोटिफिकेशन और सर्कुलर निकालेगी इसको एक्सेप्ट करके, क्योंकि रिकमेंडेशन सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट भी समय लगाएगी, और गवर्नमेंट का समय इसी चीज पर डिपेंड करेगा आगे कौन सा सुइटेबल समय रहेगा पे कमीशन को लागू करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर फरवरी या मार्च 2027 में अगर रिपोर्ट सबमिट होता है तो अक्टूबर-नवंबर 2027 में सरकार जो है सर्कुलर निकालेगी या गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकालेगी, क्योंकि आगे जाके दिसंबर 2027 के आसपास गुजरात के और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हैं, ये मेरा मानना है। अगला देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर 2 साल 2.5 साल का अगर एरियर बनेगा, तो 2 साल के आसपास का अगर एरियर बनेगा तो अच्छा खासा एरियर बनेगा, तो ऐसे में एरियर का भुगतान एक किस्त में नहीं होगा, ये मेरा मानना है। तो ऐसे में अगर किस्तों में भुगतान होता है तो पहला किस्त नवंबर दिसंबर में और दूसरा किस्त अप्रैल मई 2028 में, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में अगर सरकार का नोटिफिकेशन निकले तो उसके तुरंत बाद नवंबर दिसंबर में 2027 में पहला किस्त और दूसरा किस्त अप्रैल मई 2028 में भुगतान होने के चांसेस हैं। और उसी बीच में मेघालय के, नागालैंड के, त्रिपुरा के और कर्नाटका के चुनाव पड़ रहे हैं इस ड्यूरेशन में। उसके आगे तीसरा जो इंस्टॉलमेंट है ये जाके अक्टूबर नवंबर 2028 में शायद मिल सकते हैं, क्योंकि आगे फिर दिसंबर 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम के चुनाव पड़ते हैं दोस्तों। सारा टाइमिंग इस तरीके से मैचिंग हो रहा है, मेरे ख्याल से ये होने के चांसेस हैं। और फाइनल जो इंस्टॉलमेंट है, चौथा इंस्टॉलमेंट, ये मार्च अप्रैल 2029 में भुगतान होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो एमपी इलेक्शन है यानी कि लोकसभा के इलेक्शन यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन, आंध्र प्रदेश के इलेक्शन, ओडिशा के इलेक्शन और सिक्किम के इलेक्शन 2029 के मार्च या अप्रैल मई के अंदर होने हैं। तो इस वजह से मूल जो देश का इलेक्शन और इन राज्यों के इलेक्शन की वजह से ये भी टाइमिंग सुइटेबल दिखाई दे रहा है कि मार्च अप्रैल में चौथा इंस्टॉलमेंट का भुगतान हो। अब ये तो मेरा अंदेशा है, आने वाले समय में किस तरीके से एरियर्स का भुगतान होगा, किस तरीके से 8वां पे कमीशन को इंप्लीमेंट करने का टाइमिंग बन सकता है, ये मेरा आकलन है दोस्तों। आप इस आकलन से सहमति रखते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप सहमति नहीं भी रखते हैं तो आपके हिसाब से कौन सा सुइटेबल टाइम हो सकता है वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।